Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7. So students, today we'll start our chapter 20 of geography, that is life in grasslands and dry areas. So introduction of this chapter we have finished in our last video. So go through it. Now we'll continue with our first topic. So basically in this chapter we will come to know about दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड ड्राई एरियाज़. तो हम घास के मैदान और ड्राई एरियाज़ मीन्स डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स कंटिन्यू विथ टेम्परेट ग्रासलैंड्स. सो स्टूडेंट्स, लाइक फॉरेस्ट हैव ट्रीज, ग्रासलैंड्स हैव ग्रास. तो जैसे कि जंगल होते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वैसे ही घास के मैदानों में क्या होती हैं? घास होती हैं. We have divided the word grasslands into two categories. और हमने दुनिया के जितने भी घास के मैदान हैं, ग्रासलैंड्स हैं, उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया है या फिर दो भागों में बांटा है उन्हें. द फर्स्ट वन इज़ टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. सो द ग्रासलैंड्स डिपेंड ऑन फैक्टर्स. तो घास के मैदान भी एक जैसे नहीं होते हर जगह, ये भी निर्भर करता है वहाँ के फैक्टर्स पे, जैसे कि क्लाइमेट एंड सॉइल, दैट विच टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल इज प्रेजेंट इन दैट एरिया. सो द ग्रासलैंड डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड सॉइल. इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट टू टेम्परेट ग्रासलैंड्स. जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इसके प्रीवियस चैप्टर में कवर हो चुका है, जिसको हमने स्किप किया है. तो इस चैप्टर में हम दो टेम्परेट ग्रासलैंड्स के घास के मैदानों के बारे में पढ़ेंगे. द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द विल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका. सो दीज आर द टू ग्रासलैंड्स, द प्रेरीज एंड द विल्ड. नाउ विल कंटिन्यू विद द प्रेरीज. They are found in USA and Canada. What? Prairies are found in USA and Canada. They have flat and gentle slopes. तो जो प्रेरीज घास के मैदान हैं वो यूएसए कनाडा में पाए जाते हैं. वो कैसे हैं? फ्लैट हैं, समतल हैं. दूसरा कुछ जेंटल स्लोप्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लोपी ढलानदार नहीं है, लेकिन थोड़ी ढलानदार भी हैं. कहाँ पे? वेस्ट में, पश्चिम में, in west of Mississippi or hilly areas of the Rocky Mountains. Next feature, it is also known as sea of grass. तो प्रेरीज को sea of grass के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? क्योंकि no trees are found in the high region but near the lowlands where rivers valley connect. क्योंकि इन घास के मैदानों में कहीं भी ट्रीज नहीं हैं, है ना, पेड़ नहीं हैं, बट लो लैंड्स के आसपास, खास करके रिवर वैलीज़ जहाँ पे कनेक्ट करती हैं लैंड को, वहाँ पे कुछ हैं. सो इसलिए इनको सी ग्रास भी कहा जाता है. ठीक है, प्रेरीज को. नाउ ग्रास हाइट रीचेस अप टू 2 मीटर्स. और दूसरा, घास की ऊंचाई कितनी होती है प्रेरीज में? टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं ये, और यहाँ पे 2 मीटर की ऊंचाई होती है घास की. द ग्रासलैंड स्ट्रेचेस टू द वेस्ट इन द रॉकी माउंटेन्स. तो ये जो घास के मैदान हैं ये कहाँ तक फैले हुए हैं? वेस्ट in the Rocky Mountains and to the east in the Greek Lakes of North America. जो कि पश्चिम में रॉकी माउंटेन है, वहाँ से लेके पूर्व के जो ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है वहाँ तक ये स्ट्रेच है, इनका विस्तार है. द प्रोविंसेस ऑफ मैनिटोबा, एल्बर्टा, सास्केचुआन एंड ऑन्टेरियो कमिट्स टू द कैनेडियन प्रेरी. तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्रोविंसेस मीन्स क्षेत्र हैं यूएसए में और या कनाडा में. तो ये मैनिटोबा और एल्बर्टा, सास्केचुआन, ओंटारियो, इन जगहों पे ये कैनेडियन प्रेरीज पाए जाते हैं. द प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ डैकोटा, साउथ डैकोटा, मिनेसोटा, नेब्रास्का, लोवा एंड विस्कॉन्सिन कमिट टू द यूएसए प्रेरी. तो ये वो जगहों के नाम हैं यूएसए में जहाँ पे प्रेरीज ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं.
डकोटा, साउथ डकोटा, मिनेसोटा, ये यूएसए के प्रोविंसेस हैं. नाउ टू ट्रिब्यूटरीज द मिसिसिपी इन द यूएसए एंड द सास्केचुआन रिवर ड्रेन्स द प्रेरी. तो दो सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज मीन सहायक नदियाँ हैं किसकी, मिसिसिपी की, इन साउथ इन यूएसए, जैसे कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. द सास्केचुआन रिवर ड्रेन्स द प्रेरी. नाउ द टोटल स्ट्रेच ऑफ प्रेरी, कितनी दूर में ये इसका एक्सटेंशन है, कितनी दूर में ये एक्सटेंड है, फैला हुआ है, इसका विस्तार कितनी दूरी में है. तो प्रेरीज जो घास के मैदान हैं वो लगभग 6000 किलोमीटर नॉर्थ साउथ, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और ईस्ट से वेस्ट में इसका एक्सटेंशन है 2000 किलोमीटर का. नाउ क्लाइमेटिक कंडीशंस. व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस? द समर्स आर वार्म, गर्मियाँ कैसी होती हैं, गर्म, और विंटर्स आर कोल्ड. द रेनफॉल इज अबाउट 50 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज एवरी ईयर एंड फॉल्स ड्यूरिंग समर. और बारिश यहाँ पे लगभग 50 सेंटीमीटर की एवरेज बारिश यहाँ पे होती है, वो भी गर्मियों में. द कोल्ड टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ठंडी भी अच्छी खासी पड़ती है कि तापमान यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है, बिकॉज ऑफ कोल्ड पोलर विंड्स इन द नॉर्थ एंड नो ट्रीज टू स्टॉप देम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलर विंड्स आती हैं, हवाएं आती हैं, जिनको रोकने के लिए कोई पेड़ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए और भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है. दिस इज़ ऑल बिकॉज द रीजन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट. और ये क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जो प्रेरीज है, घास के मैदान, ग्रासलैंड्स, ये कॉन्टिनेंट के, द्वीप के मिड में, इंटीरियर में पाए जाते हैं. एक्सटीरियर, बाहरी क्षेत्र में नहीं है, इंटीरियर में है, कहीं ना कहीं मध्य में है. द रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. और बारिश भी दक्षिण से, जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं या फिर ईस्ट से, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, बारिश डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है. द विंड ब्लोज स्ट्रॉन्ग दस क्लियरिंग द ग्रास ऑफ स्नो. ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज अ स्नो ब्लैंकेट दैट प्रिवेल्स ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द प्रेरीज. तो ठंडियों के दिन में स्नो ब्लैंकेट सा नज़र आता है, ऐसे लगता है कि बर्फ़ की चादर सी बन गई है वहाँ पे, और जो कि पूरे प्रेरीज को कवर कर देता है, ऑलमोस्ट ढक देता है. चिनूक इज़ अ लोकल विंड दैट इज़ वार्म इन नेचर. तो चिनूक यहाँ की जो लोकल हवा का नाम है, विंड का नाम है, जो बहुत गर्म होती है, जो बहती है विंटर सीजन में. सो इट हेल्प्स इन मेल्टिंग ऑफ स्नो, जो कि मदद करती है बर्फ़ को पिघलाने में. जो वहाँ पे स्नोफॉल होता है उसको मेल्ट करने में चिनूक विंड की मदद मिलती है. एंड द लैंड बिकम्स अवेलेबल फॉर पास्चरिंग. और जैसे ही बर्फ़ पिघल जाती है, फिर से ज़मीन फिर से पॉस्चरिंग के लिए अवेलेबल हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है. पॉस्चरिंग मीन्स चराई के लिए, ठीक है, चराने के लिए, मतलब घास वहाँ पे अवेलेबल रहती है जिसको चराने के लिए अवेलेबल हो जाती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन प्रेरीज. सो दिस विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो रीड द चैप्टर so that you can understand all the topics properly. Go through the topics and read the chapter. Thank you.